इस कोट को प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से इसको रीड करो, इसकी फीलिंग को समझने का प्रयास करो, इसमें कितना बड़ा ज्ञान छुपा है उसकी तलाश करो। प्यारे बच्चों, आपके भी जीवन में कई प्रकार के इस तरह के दौर आते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो आपकी एज है 18 प्लस, कुछ बच्चे होंगे जो 20 साल के होंगे, कुछ बच्चे 22 साल के होंगे। बट मेरे इस चैनल पे जितना मैं व्यू कर रहा हूँ, अपना रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं, सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं, वो एक्चुअली 18 से लेकर के 24 साल के बीच में हैं। और इस दौर में सबसे बड़ी जो जंग होती है वो होती है कैरियर को सेट करने की, कि अपना भविष्य कैसे बनाया जाए, कैसे एक सिक्योर जॉब ली जाए। फॉर्म हम लोग भर देते हैं, तैयारी हमारी हो नहीं पाती है, बिना तैयारी के साथ हम एग्ज़ाम जाते हैं देने के लिए और खाली हाथ हम लोग वापस आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक जो आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, ये एक बुक है राजेश्वरी पब्लिकेशन की। इस बुक में केवल वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, देखिए पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं, सबकी तैयारी की जो प्लानिंग होती है सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, आपके पास टाइम कितना है वो आप चेक करिए। अगर आपकी प्लानिंग है कि नेक्स्ट ईयर 2018 में आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपके लिए समय अभी बहुत अधिक है, तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम एमटीएस का है जो 1 महीने बाद होने वाला है, जिसमें मात्र अभी 15 दिन से ऊपर नहीं बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम में। अगर आपकी प्लानिंग है कि सीजीएल क्रैक करना है, आने वाला जो एग्ज़ाम है सीजीएल का उसे क्रैक करना है इस साल के, तो भी आपके पास टाइम बहुत अधिक है, लेकिन गाइडेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर गाइडेंस नहीं है तो आप लोग घोड़े पर सवार हैं लेकिन उसकी लगाम आपके पास नहीं है। ठीक है, लगाम को कैसे कंट्रोल में लाना है, इसके लिए इस चैनल के साथ बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। जब भी इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है, तुरंत उसको वॉच करने का कष्ट करें और पेन डाउन एक एक क्वेश्चन को करना प्लीज मत भूलिएगा। और अगर घर का माहौल पढ़ने लायक नहीं है, घर का माहौल इन द सेंस कि आपका एक ही रूम है, उसमें आप लोग 4 से 5 फैमिली मेम्बर रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, आवाज़ हल्ला गुल्ला, उनका रोना चिल्लाना चीखना सब कुछ होता है उस छोटे से रूम में। तो आप ट्राई करिए आपके घर के नियर में कोई भी लाइब्रेरी हो उसको ज्वाइन कर लीजिए। लाइब्रेरी सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, लेकिन आपने फॉर्म भरा है तो उसके साथ ईमानदारी बरतनी पड़ेगी और तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। चलिए बच्चों, बात बहुत अधिक हुई, मैं शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। हम बात करेंगे ज्योग्राफी पार्ट 10 की। इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं, आप देखना चाहते हैं, आपके पास समय है, आपके पास डाटा है, नेट फ्री है, जो भी है वो आप देखिए, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करिए कि आपको देखना है या फिर नहीं देखना, आप कितने लॉयल हो एग्ज़ाम को लेकर के, वो आप डिसाइड करिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, कश्मीर की वूलर झील किस प्रकार का उदाहरण है? यह है आपका विवर्तनिक झील का। मरुस्थलों में रातें मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, क्योंकि रेत पृथ्वी की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से ऊष्मा विकृत करता है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहला आपने देखा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन से बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इसको आप नोट करिएगा, पेन डाउन करिएगा, इसको याद करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया, कम से कम 7 से 8 बार। और एसएससी सीजीएल के बारे में बात करें तो सीजीएल में ये कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है। और अगर आपके पास लूसेंट है जीएस की तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में खुले जलाशय का पानी ठंडा रहता है। अगर पानी खुला हुआ हो गर्मियों के टाइम पे तो वो कैसा होगा? वो पानी होगा शीतल, ठंडा, कूल, क्योंकि वायुमंडल की अपेक्षा जल मंद गति से ताप का अवशोषण करता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि विश्वासघाती नदी को
हम किस नाम से जानते हैं या कौन सी नदी को विश्वासघाती नदी की संज्ञा दी गई है? उसका नाम क्या है? इसका नाम है हवांगो नदी या हांगहो नदी। इसको हवांगो पढ़ेंगे हम लोग, तो आप इसको पेन डाउन करिए। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील तरंग सिद्धांत मतलब प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी का सिद्धांत क्या है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का। प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी कहाँ पर स्थित है? ये है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच। जो हमारा कश्मीर है ये कौन सी घाटी में स्थित है? एग्जाम में आपसे डायरेक्ट यहाँ पर इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये कहाँ कहाँ पे स्थित है? यह है आपका महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 2 सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन कौन से हैं? केरल और मिजोरम। जहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे क्या है? अधिक है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या है? पढ़े लिखे लोग रहते हैं। पहले नंबर पे आता है आपका केरल और सेकंड नंबर पे आपका आता है मिजोरम। 2001 की जनगणना के अनुसार किस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर है मिजोरम। हमारी जो जनगणना होती है प्यारे बच्चों, वो कितने वर्ष के बाद होती है? एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कितने वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 10 वर्ष बाद। और जो सरकार जो परिवर्तित होती है वो होती है 5 साल बाद। तो कुछ स्टैंडर्ड, कुछ बेसिक, कुछ ईयर होते हैं, तो वो आप याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? गोवा में। देखिए गोवा में क्या है, बीच होते हैं। आपको पता होगा कि गोवा के बीच काफ़ी ठंडे होते हैं, काफ़ी शीतल होते हैं, बहुत लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं। तो वहीं पर इन्होंने क्या करा है, हमारे भारत सरकार ने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान हमने कहाँ पर खोली है? ये ओपन हुई है हमारा गोवा में। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह से आप याद करिए कि जैसे ही आपको कोई भी स्टैंडर्ड कोई वर्ड मिले तो उसके साथ थोड़ा सा एक एग्जाम्पल सेट कर दिया करें। क्यों? क्योंकि इस तरह से करने से आपका आईक्यू लेवल इंक्रीज होगा, आपका स्किल्स जो है एजुकेशन स्किल्स वो डेवलप होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिजी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? दक्षिण प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है कि हेमबोल्ट धारा किस तट के नजदीक बहती है? ठीक है, ये धारा कौन सी नदी के पास बहती है, ये हमसे ये पूछ रहा है। ये धारा बहती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट। अगला क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर अग्निवलय रिंग ऑफ फायर से जुड़ी भूकंपीय घटना का क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर है परिप्रशांत महासागरीय मेखला। सनातनी पवनें सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं। इसमें कौन कौन सी पवनें शामिल हैं? उसमें पहली जो पवन का नाम है वो है व्यापारिक पवनें, सेकंड जो पवन का नाम है वो है पछुआ पवनें और थर्ड ध्रुवीय पवनें। तो आपको नोट्स में केवल इतना लिखना है कि सनातनी पवनें सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर बहती हैं। ठीक है, यहाँ लिखिए सनातनी पवनें सदैव, बस इतना लिखिए। फिर लिखिए एक ही दिशा में और पवनें कौन कौन सी शामिल हैं। इसमें है पहला आपका व्यापारिक, सेकंड है आपका पछुआ और थर्ड जो पवनें हैं वो हैं ध्रुवीय पवनें। आप चाहो तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, अगर आप चाहते हैं कि आपके नोट्स काफ़ी अच्छे बने। वरना ये जो की मैंने हाईलाइट करी है आपको हर एक क्वेश्चंस की, ये की है स्टैंडर्ड की। अगर आप इस तरह से भी याद कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा करेंगे, लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सही आंसर इसका लगा कर आएंगे। बाकी जो आपको सुटेबल लग रहा है वैसे आप करिए। अगला क्वेश्चन है आपका
वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तथा हाइड्रोजन 125 किलोमीटर पाई जाती है। अधिक ऊंचाई पर कौन सी गैस पाई जाती है? अधिक ऊंचाई पर कौन सी गैस मिलती है? हल्की गैस। जिसका वेट कम होगा वो गैसें क्या होंगी? सबसे ऊपर होंगी। जैसे आपका हीलियम काफ़ी हल्की गैस है, नियॉन, क्रिप्टॉन एंड जिनॉन, ये सभी जो गैसों की जो कैटेगरी है, ये गैसें काफ़ी हल्की होती हैं, ये काफ़ी ऊंचाई पर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिम क्षेत्रों में मुख्य हिमनद की घाटी का तल सहायक हिमनदी की घाटियों के तल से अधिक नीचा हो जाता है, जिससे सहायक हिमनद घाटियां मुख्य हिमनद की घाटी को क्या कहते हैं? लट्ट घाटी या लटकती या निलंबी घाटी? लटकती घाटी किसको बोलते हैं? इसके बारे में आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि हिम क्षेत्रों में मुख्य हिमनद की घाटी का तल सहायक हिमनदी की घाटियों के तल से अधिक नीचा हो जाता है, जिससे सहायक हिमनद घाटियां मुख्य हिमनद की घाटी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है लटकती या निलंबी घाटी। अगला क्वेश्चन है, 1948 के एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपोखरी झील है। सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सी है? उसका नाम क्या है? उसका नाम हो गया पंचपोखरी झील, जो हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 5414 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? चीन की। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? इसका आंसर है मकाओ। 16,520 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2004 के अनुसार। ठीक है, ये अभी भी परिवर्तित नहीं हुआ है। आपको याद रखना है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या जो पाई जाती है वो तो चीन में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक किसका है? वो है मकाऊ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 20.3%। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है, यह नहर पंजाब में सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। किस बांध से निकाली गई है? उस बांध का नाम क्या है? उस बांध का नाम है हरिके बांध। हरिके बांध। दोनों गोलार्धों में व्यापारिक तथा पछुआ हवाओं के मध्य स्थित वायुमंडल उच्च दाब के उपोष्ण पट्टियां 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य है, जहां पर वायु ऊपर से नीचे की ओर उतरती है तथा प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न करती है। इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश। एक होता है आपका डॉल्ट्रम और एक होता है अश्व। तो अश्व वाला जो ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप यहीं पर पॉज करिए, इसको दोबारा 2 बार कम से कम रीड करिए और तीसरी बार पेन डाउन करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सलाला परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनी है? सलाला परियोजना कौन सी नदी पर बनी है? एग्जाम में आपसे ये पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए चिनाब नदी पर। और ये कहाँ पर है स्थित है? यह है जम्मू कश्मीर में। 3 पॉइंट हैं इसमें, 3 की है इसमें राइट डाउन करने के लिए। एक तो सलाला परियोजना, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी। अगर आप एक लाइन में केवल ये 3 वर्ड आप लिख लेते हैं तो इनसे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि चिनाब नदी का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। और इसमें कौन सी परियोजना बनाई गई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सलाला परियोजना।
अगला क्वेश्चन है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और ये किस में गिरती हैं? ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है। इसको आप डायरेक्ट याद करेंगे, डायरेक्ट पेन डाउन करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी स्किप करने के लिए नहीं है। 3 नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये चारों नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ये क्वेश्चन आपका कभी कभी वो रीजनिंग में भी पूछ लेता है कि आपको देगा ऑप्शन महानदी ए, गोदावरी, कृष्णा, फोर्थ ऑप्शन दे देगा आपको ताप्ती। तो उसमें पूछेगा कि कौन सी इसमें भिन्न नदी है, अलग नदी छाटिए, ठीक है, या फिर किस इसमें से कौन सा ऑड है। तो आपको पता होना चाहिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सभी कहाँ पे होती हैं, गिरती हैं? ये गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। लेकिन नर्मदा और ताप्ती की बात करी जाए तो इनकी जो डायरेक्शन होती है बहने की, वो होती है पूर्व से पश्चिम की ओर। आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदियाँ बहती हैं? आपको ऑप्शन ए में देगा ताप्ती, बी में देगा महानदी, सी में देगा गोदावरी और डी में देगा कृष्णा नदी, ठीक है। तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है? ताप्ती नदी। अगर आप इसी तरह से पूरा ये जो मैंने हाईलाइट करा है इसको पूरा नोट कर लेते हैं, 2 से 3 बार खुद बोलते हैं कम से कम इस क्वेश्चंस को, और इसमें से एक ना क्वेश्चंस एमटीएस के एग्ज़ाम में, एलडीसी के एग्ज़ाम में और सीएचएसएल के एग्ज़ाम में हो और आपका सीजीएल के एग्ज़ाम में आने की संभावना इसकी बहुत अधिक होती है। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर प्यारे बच्चों आपको तैयारी करते हुए 1 साल हो गया है और आपने 1 साल में कम से कम 3 से 4 एग्ज़ाम दिए हैं सीरियस तरीके से, ठीक है। थोड़ी बहुत लापरवाही रही जिसकी वजह से नंबर नहीं आ पाया, कमी कहाँ पे रही उसको तलाश करो, उस पर काम करो, तो सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन ये क्वेश्चंस आप बड़े ध्यान से नोट करेंगे और आपको लग रहा होगा, आपको इस चीज़ का पता होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस इस वीडियो में कितनी है। अगर आपको नहीं पता, अगर आप फ्रेशर हैं, आपको तैयारी करते हुए मात्र अभी 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को स्किप मत करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र कहलाता है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडम मरुस्थलीय। अगला है हिमालय में गंगा के 2 मुख्य उद्गम हैं, ठीक है, एक है भगीरथी और अलकनंदा। भगीरथी गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से निकलती है और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? अलक से बना है अलकापुरी, ठीक है। भगीरथी गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपका गंगोत्री हिमनद के गोमुख से, और अलक से बना है अलकापुरी। अलक से क्या बना है? अलकापुरी के हिमनद से। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, शनि के 22 उपग्रह हैं, बुध और शुक्र के कितने ग्रह हैं? इसका कोई उपग्रह नहीं है। एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि वो कौन से ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वो आपको याद रखना है बुध और शुक्र। अगर बात करें शनि, तो शनि के कितने उपग्रह हैं? शनि के हैं टोटल 22। और पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी यानी कि अर्थ के कितने उपग्रह हैं? इसका केवल एक उपग्रह, कौन? चंद्रमा। तो इस एक छोटी सी लाइन में कितने क्वेश्चन निकल के हमारे सामने आ गए। और यही स्किल्स आपको डेवलप करनी है अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये स्किल्स अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो आई एम डैम श्योर, मैं पक्का श्योर हूँ आपको लेकर के कि आपका सिलेक्शन विद इन 6 मंथ या 8 मंथ की तैयारी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पेन पेपर उठाना पड़ेगा, राइट डाउन करना पड़ेगा और समय समय पर उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप रिवाइज़ नहीं करते हैं, जोश खरोश में अभी इस समय आप पेन पेपर उठा लेते हैं और 7 दिन के बाद उसको रिवाइज़ नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिलता या कोई लापरवाही आ जाती है, कई एक्सक्यूज़ हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, तो इस तरह से नंबर आएगा लेकिन बहुत अधिक समय लग सकता है। बीता हुआ समय दोबारा वापस नहीं आता, ये आप सभी जानते हैं। बात करते हैं आगे। शुक्र अन्य ग्रहों से अधिक चमकीला है, बुध सबसे छोटा ग्रह है, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है
बृहस्पति। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन बने कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, वो है शुक्र। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बुध। ये आप देख रहे हैं। अगला है कि मंगल को हम कौन सा ग्रह कहते हैं, मंगल को हम कहते हैं लाल ग्रह। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा ग्रह, अगर बड़े ग्रह की बात करी जाए उसका नाम क्या है, उसका नाम है बृहस्पति। बृहस्पति। देखिए बड़े ग्रह को याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है, देखिए एक होता है सोम, मंगल, बुध, वीर। वीर को बोलते हैं बृहस्पति, तो बृहस्पति वीरवार बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो बृहस्पति एक बड़ा शब्द लग रहा है पूरे डेज में। बृहस्पति की जो पूरी वर्ड है ये बै है सै पै ती। ठीक है, ये क्या एक लंबा सेंटेंस बन गया, तो लंबे का मतलब सबसे बड़ा सेंटेंस किस में होता है, बृहस्पति में। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यहाँ पे आप याद करेंगे बृहस्पति। और इसको शुक्र जो है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, इसको मॉर्निंग स्टार, इसको इवनिंग स्टार मतलब प्रातः का तारा, संध्या का तारा, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो क्या होता है, बुध, शुरू होता ही खत्म। सोम बहुत बड़ा लगता है, मंगल एक बड़ा शब्द है, शुक्रवार बहुत बड़ा वर्ड है, यहाँ पे बुध, बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। आप एक काम करिए, ट्रिक से ना भी याद करें तो डायरेक्ट भी लिख के याद कर सकते हैं, बट 3 से 4 बार आपको इसको बोलना पड़ेगा तब आपको याद होगा। और इसको तो कम से कम 2 दिन बाद आपको रिवाइज करना पड़ेगा, वरना ये बहुत स्पीड से माइंड से स्किप हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, asbestos एक ना जलने वाला रेशेदार तत्व है जिसका प्रयोग इमारत निर्माण या चादरें बनाने के लिए करा जाता है। भारत में इसके निक्षेप कहाँ पर है, यह है आंध्र प्रदेश तथा झारखंड में। पंजाब की प्रसिद्ध 5 नदियाँ सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। पंजाब, ठीक है, पन से बना है 5। पंजाब एक ऐसा राज्य है, एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे 5 नदियाँ बहती हैं। इन नदियों के नाम के आधार पर ही इसका नाम पड़ा है पंजाब। कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लेता है कि कौन सी स्टेट है जिसका नाम नदियों के नाम के आधार पर पड़ा है, मतलब पंजाब। यहाँ पर क्या होती है, जल मिठान कोट के थोड़ा सा ऊपर किस नदी में मिल जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाहता है। पंजाब की प्रसिद्ध 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं, पहली बात तो ये, किन नदियों से मिलकर इसका नाम पड़ा है पंजाब। यह है व्यास, सतलुज, रावी, चिनाब तथा झेलम। टोटल नदी कितनी हो गई, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, का सम्मिलित जल मिठान कोट के थोड़ा सा ऊपर किस नदी में मिल जाता है। जब ये सभी नदियाँ आपस में मिलकर बहती हैं, पंजाब का निर्माण करती हैं, उसके बाद में ये सभी नदियाँ एक किसी नदी में जाकर के गिर जाती हैं, मिल जाती हैं, सम्मिलित हो जाती हैं, उस नदी का नाम क्या है। मतलब ये आगे जाकर के 6 नदियाँ बन जाती हैं, 6 रिवर बन जाती हैं। पहले 5 नदी से मिलकर पंजाब बना, जब ये बहती गई बहती गई बहती गई और आगे जाके एक नदी से टकराई और उसमें जाकर के ये क्या हो गई, समाहित हो गई, सम्मिलित हो गई, उसमें जाकर के घुल गई। उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। देखिए आपको जो मैं इस तरह से समझा रहा हूँ, इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, इसको समझाने का तरीका यही है कि मुझे थोड़ा सा डाउट है आपके ऊपर कि आप रिवाइज नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रिवाइज नहीं करते, वो चाहते हैं कि कम समय में उनका बहुत जल्दी नंबर आ जाए, बट ऐसा नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स की तो हर पहलुओं को आप ध्यान में रखिए कि कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कट ऑफ कितना जा रहा है और बच्चे कितने टाइम तक स्टडी कर रहे हैं। क्या मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ जितनी मेहनत वो कर रहे हैं। तो हर बातें आपके सामने होनी चाहिए और पढ़ने का तरीका यही है, एक क्वेश्चन पे अगर आप 2 से 3 मिनट दे भी देते हैं तो कोई बुराई नहीं है, समय खर्च नहीं हो रहा है, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। 10 किताब खरीद के लाने से ज़्यादा बेहतर है कि किसी एक किताब को 10 बार रीड कर लेना, 10 बार पढ़ना। हम गलती करते हैं, हम अपने पास ढेर लगा लेते हैं, हमको सारे वीडियो अपने मोबाइल में सेव चाहिए, डाउनलोड कर लेते हैं, हर मार्केट से जो भी नई बुक आ रही है वो हम खरीद के ले आते हैं, हम किसी एक बुक को भी ढंग से नहीं पढ़ते। कितना बड़ा फॉल्ट है हमारा।
चलिए, फॉल्ट आपका है, आप थोड़ा गौर करिए, क्योंकि मैं तो आपके पास बस केवल इस वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बाकी आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो आप खुद डिसाइड करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। वुलर झील भूगर्भीय क्रिया के कारण बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। यह किस प्रदेश में स्थित है? ये है जम्मू कश्मीर में। आपसे केवल इतना पूछता है कि वुलर झील कहाँ पर स्थित है या फिर वुलर झील कौन से राज्य में है, उसका नाम क्या है। आपको याद रखना है वुलर झील जो संबंधित है वो है जम्मू तथा कश्मीर से। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि जनसंख्या के आकार में भारत संसार में चीन के बाद जो है वो दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले अधिक जनसंख्या किसकी है बात करें तो चीन की, और सेकंड नंबर पे बात करें तो उसमें जो नाम आता है वो आता है भारत का। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे चीन, सेकंड पोजीशन में है भारत। अधिकांश बच्चों को पता होगा ये। ठीक है, अगर बात करूं जनसंख्या घनत्व की, सबसे अधिक किसका है? अभी हमने क्वेश्चन कुछ समय पहले देखा। अब आप बताइए कि क्या वो आपको याद रहा? उसका नाम क्या था? उसका नाम, थोड़ा इस वीडियो को पॉज करिए, सोचने का प्रयास करिए और चीटिंग मत करना, वीडियो को वापस प्ले मत करना। इसका आंसर था मकाऊ। आगे बढ़ने के साथ साथ हमको पिछले पर भी थोड़ा सा अटेंशन रखना है। आगे बढ़ते गए पिछला भूलते गए, आगे बढ़ते गए पिछला भूलते गए, ऐसी गलती प्लीज़ मत करिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या सबको पता होती है कहाँ की है, चीन की। मैक्सिमम 98% जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सबको पता है कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है। लेकिन बात करें घनत्व की, क्योंकि एग्जाम में वो थोड़ा सा लेवल टिपिकल कर देता है इसका, वो पूछेगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है। तो मैक्सिमम बच्चे चीन लगा के आएंगे, वो ऑप्शन में चीन भी देगा, भारत भी देगा, मकाऊ भी देगा और कोई अदर कंट्री का नाम भी देगा। लेकिन आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, वो है चीन की, और बात करें घनत्व की, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, वो है मकाऊ का। और भारत की पोजीशन क्या है, यह है सेकंड नंबर की। छोटी सी लाइन से हमने इतने क्वेश्चन निकाल लिए, इतने क्वेश्चन हमारे बन गए। इसको बोलते हैं कि बिटवीन द लाइन। एक्चुअली एक आइटम्स है, आपको पता होगा बिटवीन द लाइन्स क्या होता है। जो लाइन के बीच में गैप होता है, जो आप देख रहे हैं जनसंख्या और भारत के बीच में जो ये गैप है ना, इस गैप को आप फिल करें। फिल कैसे करेंगे? क्वेश्चन में से क्वेश्चन बना करके इस जो ये स्पेस बचा हुआ है इसमें कुछ लोग लिखते हैं, मैंने देखा है। पहले के जो लोग होते थे जैसे मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा और अनेक प्रकार के जितने भी हमारे राइटर रहे हैं, जितने भी कवि रहे हैं, वो बुक को पढ़ते थे तो वो बीच में लिख दिया करते थे, इसमें जो स्पेस बचता था। तो इसको बोलते हैं बिटवीन द लाइन्स। हम सोचते थे कि अब वो काफ़ी कंजूस है, उनके पास पेपर लिखने के लिए कोई साधन नहीं होगा, वो बुक को पढ़ते समय इसमें इसलिए लिखते थे कि कभी भी उसको अगर वो रिवाइज करते हैं तो उससे संबंधित जानकारी उनको और अधिक इसमें मिल सके। वो इसलिए ऐसा करते थे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बिटवीन द लाइन्स का मतलब ये होता है कि जो नहीं लिखा उसके बारे में भी अपनी तरफ से कुछ नया ऐड करना। देखिए इसमें हमने दो तीन बातें ऐड करी, जैसे बताया मैंने आपको मकाऊ के बारे में, चीन के बारे में, भारत के बारे में। तो इसी तरह से आप भी स्टडी करिए, स्पीड स्लो रहेगी पढ़ने की लेकिन मजबूती ज़्यादा रहेगी। जल्दबाजी में और जोश खरोश में हम लोग एक्शन ले लेते हैं लेकिन रिजल्ट उसका नहीं आ पाता, ये गलती अधिकांश बच्चे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। ठीक है, जिसमें जिसमें क्या, संसार के कुल जनसंख्या का 16.7% भाग रहता है। अनुमानों के अनुसार कब तक जनसंख्या के संबंध में भारत चीन से आगे बढ़ जाएगा, मतलब भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी, कितने वर्ष तक? क्या टारगेट रखा गया है? ये रखा गया 2045 ईस्वी तक, 2045। ठीक है, 2045 तक भारत जो है चीन से आगे बढ़ जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के समान, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के समान चंद्रमा का परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा के पृथ्वी से निकटतम होने की स्थिति को उपभू यानी कि पेरिगी कहा जाता है। दूरतम होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं एपोजी, मतलब अपभू, अपभू।
अपोजी। अगला क्वेश्चन है, पवन सदैव उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती है। दाब प्रवणता की दिशा, पवनों की दिशा तथा उनकी तीव्रता उनके वेग को निर्धारित करती है। एग्जाम में आपको इसी तरह से सेम क्वेश्चन देता है, लेकिन आपको सही आंसर लगाना है कि वेग को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखते हैं। विषुवतीय रेखीय जो है निम्न वायुदाब पेटी से तापन वायु को गर्म हो जाने पर ऊपर उठने के लिए भी विवश करता है, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब की उत्पत्ति होती है। 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित इस न्यून वायुदाब क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? डोल ड्रम के नाम से। डोल ड्रम के नाम से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व लगभग 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लगभग कितना है? 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे बेस्ट सेलेक्टेड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पार्ट। ये जो था बहुत 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 इम्पोर्टेंट था। इस पार्ट को आप स्किप नहीं करेंगे, इसको अच्छे से नोट करेंगे। समझाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। चैनल पे सबके अलग अलग तरीके हैं। इस समय जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मैं भी चाहता तो आपको वन लाइन सिंपल पढ़ के, जैसे कि पवन सदैव उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती हैं। दाब प्रवणता की दिशा, पवनों की दिशा तथा उनकी तीव्रता उनके डैश को निर्धारित करती है, वेग को। अगला क्वेश्चन है, मतलब इस तरह से भी मैं समझा सकता था, कट टू कट पढ़ना शुरू कर देता, ठीक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन अच्छा पढ़िए। जब तक उसका कंसेप्ट क्लियर ना हो कि वो क्या कहना चाहता है, हमसे क्या पूछ सकता है, किस तरह से हमको एग्जाम में वो क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकता है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। वन लाइनर जीके जो बच्चे स्पीडली पढ़ रहे हैं और उसमें ये डिसाइड नहीं कर रहे कि वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर ये स्किल्स डेवलप नहीं कर रहे तो एग्ज़ाम के टाइम पे वो काफ़ी कुछ भूल जाते हैं। सेम क्वेश्चन पढ़ा हुआ उनके सामने आता तो है, लेकिन उसकी जो तरीका है पूछने का एग्ज़ाम का, वो थोड़ा सा भी चेंज कर देता है, तो बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं। डरने का इन द सेंस कि वो सही क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करके आते, वो कि गलत ऑप्शन पर टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। फिर लगता है उनको कि जो मैंने पढ़ा वो बेकार पढ़ा, वो बुक काफ़ी ख़राब थी। अरे बुक कोई ख़राब नहीं होती, हमारा तरीका ख़राब होता है पढ़ने का। हमें नहीं पता होता कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी क्या है एक्चुअली, हमें नहीं पता होता। बस जैसे सब पढ़ रहे हैं वैसे हम भी पढ़ रहे हैं। वीडियो वॉच करी तो वन लाइन जी के केवल वन लाइन तरीके से पढ़ी जा रही है। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ बढ़ के वो लोग कम से कम आपको आधे घंटे में 100 क्वेश्चन करवा देते हैं, आधे घंटे में 100 क्वेश्चन। लेकिन तरीका क्या है? बिटवीन द लाइन्स, जो लाइन में नहीं लिखा गया उसमें भी कुछ लिखने का प्रयास करिए। मतलब जो नहीं है वो भी हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं अपने नोट्स में, अपने माइंड में। नोट्स में ना भी लिखो, अपने माइंड में इस तरह से बनाओ क्वेश्चन कि हाँ, इसने अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर ये होगा। तो ये स्किल्स आपको डेवलप करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपको जब सही समय लगे कि हाँ मुझे ये स्किल्स कर लेनी चाहिए थी, उस समय आप कर लीजिएगा। कोई बाउंडेशन मेरी ओर से नहीं है। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे इसमें, कम से कम हमने 60 क्वेश्चन इसमें आधे घंटे के वीडियो में देख लिए। इसी तरह से आप स्टडी करते रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और आपके जो भी फ्रेंड हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। अगर आप आज अपने फ्रेंड की हेल्प करेंगे तो शायद कल वो आपकी हेल्प करे। तो ये हेल्प का सिलसिला ब्रेक नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों, इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो रियल में, तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नोट्स बनाने से आप कतराते नहीं हैं, लिखने के आप आलसी नहीं हो, इन द सेंस कि आपको अजीब लगता है लिखते समय, आपका हाथ पैर में हो जाता है, बोर हो जाते हो, तो वो अलग मैटर है। नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स तैयार आपके रहेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप उसको उठा के रिवाइज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम से हफ्ता भर पहले आप एक ही वीडियो को इस चैनल के वॉच नहीं कर सकते।
नोट्स बनाइए जिस तरह से मैंने हाईलाइट करा, केवल उतने कीवर्ड आप लिखिए अपने नोट्स में। देखना नोट्स कितने शॉर्ट बनेंगे, काफ़ी शॉर्ट्स आपके नोट्स हो जाएंगे और कुछ ही पन्नों पे कुछ ही पेजों में आपका पूरा वीडियो क्या होंगे, कई सारे वीडियो जो भी पार्ट में लेके आऊँगा वो 4 से 5 पेजों में आपके आराम से बन जाएंगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में खुले जलाशय का पानी ठंडा रहता है। अगर पानी खुला हुआ हो गर्मियों के टाइम पे तो वो कैसा होगा? वो पानी होगा शीतल, ठंडा, कूल, क्योंकि वायुमंडल की अपेक्षा जल मंद गति से ताप का अवशोषण करता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि विश्वासघाती नदी को हम किस नाम से जानते हैं, या कौन सी नदी को विश्वासघाती नदी की संज्ञा दी गई है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है हवांगो नदी या हांगहो नदी। इसको हवांगो पढ़ेंगे हम लोग, तो आप इसको पेन डाउन करिए। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील तरंग सिद्धांत मतलब प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी का सिद्धांत क्या है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का। प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी कहाँ पर स्थित है? ये है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच। जो हमारा कश्मीर है ये कौन सी घाटी? इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक जो आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, ये एक बुक है राजेश्वरी पब्लिकेशन की। इस बुक में केवल वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, देखिए पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं, सबकी तैयारी की जो प्लानिंग होती है सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, आपके पास टाइम कितना है वो आप चेक करिए। अगर आपकी प्लानिंग है कि नेक्स्ट ईयर 2018 में आपको एग्ज़ाम देना है तो आपके लिए समय अभी बहुत अधिक है, तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम एमटीएस का है जो 1 महीने बाद होने वाला है, जिसमें मात्र अभी 15 दिन से ऊपर नहीं बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम में। अगर आपकी प्लानिंग है कि सीजीएल क्रैक करना है, आने वाला जो एग्ज़ाम है सीजीएल का उसे क्रैक करना है इस साल के, तो भी आपके पास टाइम बहुत अधिक है, लेकिन गाइडेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर गाइडेंस नहीं है तो आप लोग घोड़े पर सवार हैं लेकिन उसकी लगाम आपके पास नहीं है। ठीक है, लगाम को कैसे कंट्रोल में लाना है इसके लिए इस चैनल के साथ बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। जब भी इस कोट को प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से इसको रीड करो, इसकी फीलिंग को समझने का प्रयास करो, इसमें कितना बड़ा ज्ञान छुपा है उसकी तलाश करो। प्यारे बच्चों, आपके भी जीवन में कई प्रकार के इस तरह के दौर आते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो आपकी एज है 18 प्लस, कुछ बच्चे होंगे जो 20 साल के होंगे, कुछ बच्चे 22 साल के होंगे। बट मेरे इस चैनल पे जितना मैं व्यू कर रहा हूँ, अपना रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं, सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं, वो एक्चुअली 18 से लेकर के 24 साल के बीच में हैं। और इस दौर में सबसे बड़ी जो जंग होती है वो होती है कैरियर को सेट करने की, कि अपना भविष्य कैसे बनाया जाए, कैसे एक सिक्योर जॉब ली जाए। फॉर्म हम लोग भर देते हैं, तैयारी हमारी हो नहीं पाती है, बिना तैयारी के साथ हम एग्ज़ाम जाते हैं देने के लिए और खाली हाथ हम लोग वापस आते हैं। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तुरंत उसको वॉच करने का कष्ट करें और पेन डाउन एक एक क्वेश्चन को करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और अगर घर का माहौल पढ़ने लायक नहीं है, घर का माहौल इन द सेंस कि आपका एक ही रूम है, उसमें आप लोग 4 से 5 फैमिली मेम्बर रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, आवाज़ हल्ला गुल्ला, उनका रोना चिल्लाना चीखना सब कुछ होता है उस छोटे से रूम में, तो आप ट्राई करिए आपके घर के नियर में कोई भी लाइब्रेरी हो उसको ज्वाइन कर लीजिए। लाइब्रेरी सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, लेकिन आपने फॉर्म भरा है तो उसके साथ ईमानदारी बरतनी पड़ेगी और तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। चलिए बच्चों, बात बहुत अधिक हुई, मैं शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। हम बात करेंगे ज्योग्राफी पार्ट 10 की। इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं, आप देखना चाहते हैं, आपके पास समय है, आपके पास डाटा है, नेट फ्री है, जो भी है वो आप देखिए, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करिए कि आपको देखना है या फिर नहीं देखना, आप कितने लॉयल हो एग्ज़ाम को लेकर के, वो आप डिसाइड करिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो।
क्वेश्चन नंबर 1, कश्मीर की वूलर झील किस प्रकार का उदाहरण है? यह है आपका विवर्तनिक झील का। मरुस्थलों में रातें मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, क्योंकि रेत पृथ्वी की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से ऊष्मा विकिरित करता है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहला आपने देखा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इसको आप नोट करिएगा, पेन डाउन करिएगा, इसको याद करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया, कम से कम 7 से 8 बार। और एसएससी सीजीएल के बारे में बात करें तो सीजीएल में ये कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है। और अगर आपके पास लूसेंट है जीएस की तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।